हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? तो एलपीसीबीटी 2 का रिस्पॉन्स शीट आ चुका है। हमारे बहुत सारे छात्रों ने कॉल किया है और बताया है कि उनका ट्रेड टेस्ट क्लियर हो गया है और उसमें क्वालिफाई हो गए हैं। लेकिन बहुत सारे छात्रों ने यह भी बताया है कि 1 या 2 नंबर से हम रह गए, गुरुजी क्या करें। बहुत सारे छात्रों ने मुझे मैसेज कर करके बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे और उन्होंने बोला है गुरुजी इसको चेक कीजिए, क्या ये सही है या गलत है, और रेलवे ने सही आंसर लगाया है नहीं लगाया है। तो हमारे पास कुल मिलाकर के 19 क्वेश्चंस आए हुए हैं। 19 क्वेश्चंस अलग अलग छात्रों ने भेजा है और आज हम लोग इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जिनका 1 या 2 नंबर कम रह गया है, ट्रेड में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ये खुशखबरी हो सकती है कि उनको 1 या 2 क्वेश्चंस का ग्रेस मिल सकता है, ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। तो आप भी, आपका जो रिस्पॉन्स शीट है उसमें आप ध्यान पूर्वक जो मैं सॉल्यूशंस बता रहा हूं, जो क्वेश्चंस बता रहा हूं, उसको ध्यान पूर्वक देखिए। और जिन क्वेश्चंस के आंसर गलत मार्क है आपके रिस्पॉन्स शीट में, उसके लिए आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। एक अलग से वीडियो बना करके डालेंगे कि ऑब्जेक्शंस कैसे रेज करेंगे और ऑब्जेक्शंस रेज करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स वैलिड होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो है रेलवे ने सही मार्क किए हैं, कौन से क्वेश्चंस गलत मार्क किए हैं, प्लस आपका जो डाउट है किन किन क्वेश्चंस में। एक एक कर करके हम देखते हैं। टोटल 19 क्वेश्चंस इस सीरीज में हमें प्राप्त हुए जो आप लोगों ने भेजे हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग। ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने पहले ही बताया था जब मैं क्लास ले रहा था कि ग्राउंड अर्थिंग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और इस बार एलपी के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन केवल अर्थिंग चैप्टर से आया है, अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग चैप्टर से आया है। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने भेजा है, इसमें डाउट्स है उनको, विद्युत प्रणाली में ग्राउंडिंग और अर्थिंग के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो ग्राउंडिंग किस लिए होता है और अर्थिंग किस लिए होता है, तो हमने बताया हुआ है कि अर्थिंग जो होता है, फॉल्ट जो होता है, जो फॉल्ट होता है फॉल्ट होता है, या फिर लीकेज करंट से बचने के लिए जनरली हम लोग अर्थिंग करते हैं। ग्राउंडिंग सप्लाई में जो रिटर्न पाथ होता है उसको हेल्प करने के लिए, उसमें करंट है तो अर्थ में चला जाए, ग्राउंड हो जाए, इसके लिए हम लोग ग्राउंडिंग यूज करते हैं। तो इसमें 4 चॉइस है। ग्राउंडिंग और अर्थिंग एक ही प्रक्रिया है और कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है, डिफरेंस है। ग्राउंडिंग का उपयोग मनुष्यों को विद्युत आघात से बचाने के लिए किया जाता है। जनरली हम लोग अर्थिंग के लिए अर्थिंग करते हैं विद्युत आघात से बचाने के लिए। और अर्थिंग का उपयोग विद्युत खपत को कम करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल गलत है। तो ये भी गलत है। ग्राउंडिंग और अर्थिंग एकल फेज प्रणाली से संबंधित है, नहीं, ये भी गलत है, सिंगल फेज से थोड़ा संबंधित है। और ये जो है ग्राउंडिंग में पृथ्वी को प्रणाली के न्यूट्रन या अन्य चालकों से जोड़ा जाता है, जबकि अर्थिंग में प्रणाली के फ्रेम या बॉडी को पृथ्वी से जोड़ा जाता है। तो ये कुल मिलाकर के ये ठीक है, वो ठीक है। तो रेलवे ने जो मार्क किया क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन में, वो बिल्कुल सही है। तो आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की इसमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन था कि द हीट डेवलप्ड इन 5 ओम रेजिस्टर्स इन 2 मिनट्स। तो जो हीट डेवलप होता है 5 ओम के रेजिस्टेंस से, R इक्वल टू 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और टाइम कितना है, T इक्वल टू 2 मिनट। ठीक है, मतलब कि वो 120 सेकेंड्स हो गया, याद रखिएगा। तो कुछ बच्चे जो है 2 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिए, इसलिए उनका अलग आंसर आ रहा है। आई कितना है, 2 एम्पियर है। और हीट जनरेटेड हीट कितना होता है, आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला है ना फॉर्मूला। तो इसलिए आई कितना है यहाँ पे, 2 गुने 2, 2 स्क्वायर, आर कितना है 5 ओम, और ये कितना है, टी कितना है 120 सेकेंड। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 जूल होगा। तो ये रेलवे में भी, रेलवे का भी क्वेश्चन मार्क यही है, इसलिए रेलवे का आंसर सही है। आपने किया क्या है कि यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर दिया है। कुछ बच्चों ने क्या किया है कि एच इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 5 गुने 2 इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया है, और 4 5 20 और 60 उनका आ रहा था, इस तरह से कुछ अलग आंसर आ रहा था, इसलिए वो बोल रहे थे कि क्वेश्चन गलत है। तो रेलवे ने सही मार्क किया 2400 जे।
ठीक है, इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर थ्री फेज प्रणाली आ गया, ग्राउंडिंग आ गया, ग्राउंडिंग और अर्थिंग। अब थ्री फेज का पूछ रहा है, पहले सिंगल फेज पे था। इसमें है पहला चॉइस है थ्री फेज प्रणाली में ग्राउंडिंग और अर्थिंग के बीच मुख्य अंतर क्या है। फिर से अंतर पूछ रहा है। ग्राउंडिंग और अर्थिंग का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है और इनमें कोई बड़ा अंतर नहीं है। नहीं, अंतर तो है, इसलिए ये सही नहीं है। ग्राउंडिंग धारा के लिए वापसी पथ प्रदान करती है, जबकि अर्थिंग दोष धारा के लिए सुरक्षित पथ प्रदान करती है। बिल्कुल सही है, दो आंसर सही है। ग्राउंडिंग केवल विद्युत उपकरण की बॉडी को पृथ्वी से जोड़ती है, जबकि अर्थिंग न्यूट्रल चालक को, नहीं जी, न्यूट्रल चालक को केवल थोड़ी जोड़ता है, गलत है। ग्राउंडिंग का उपयोग विद्युत उपकरणों को वोल्टेज उत्कर्ष से बचाने के लिए किया जाता है, जबकि अर्थिंग का उपयोग प्रणाली अति लोड को रोकने के लिए किया जाता है। नहीं, अति लोड को रोकने के लिए नहीं किया जाता है, इसलिए यह भी गलत है। तो रेलवे द्वारा जो मार्क आंसर है वो फिर एक बार सही है। तो इन तीन क्वेश्चनों को जिन छात्रों ने हमारे पास भेजा है, तो उनका जो पॉइंट है वो पता नहीं क्या समझ रहे हैं, लेकिन इसमें जो आंसर रेलवे ने मार्क किया है वो बिल्कुल सही है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्शन मार्क करने की जरूरत नहीं है। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देखा, तीनों में रेलवे का आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन है कि थ्री फेज प्रणाली के असंतुलित लोड बता रहा है। असंतुलित लोड कौन सा? अनबैलेंस। असंतुलित का मतलब होता है अनबैलेंस। अनबैलेंस लोड प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो असंतुलित लोड है, क्या है? लोड क्या है? असंतुलित है, अनबैलेंस है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये असंतुलित अगर लोड है, ये स्टार कनेक्शन हो गया और ये आपका न्यूट्रल हो गया, तो ये बोल रहा है कि यहां पे जो असंतुलित लोड, अगर यहां पे हम लोग लोड जो डाल रहा है, ये लोड है RL1, ये लोड है दूसरा RL2 और ये तीसरा लोड है, सपोज कीजिए ये RL3 है। तो ये जो लोड है अगर असंतुलित है, बराबर नहीं है, ये अलग अलग है, अगर RL1 इज नॉट इक्वल टू RL2 इज नॉट इक्वल टू RL3, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में ये होगा, ये जो न्यूट्रल है उसमें जो न्यूट्रल करंट है वो जीरो नहीं होगा। जनरली क्या होता है, अगर बैलेंस लोड है, ये RL1 RL2 RL3 तीनों बराबर है, तो न्यूट्रल करंट क्या होता है? जीरो होता है। क्योंकि हर एक टाइम इंस्टेंट पे जो आप अगर ये इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और इस तरह से कुछ डायग्राम आता है थ्री फेज का, तो हर एक पॉइंट पे अगर आप जोड़ेंगे, हर एक पॉइंट पे जो करंट का मान जोड़ेंगे न्यूट्रल में, तो ये तीनों फेज का मिला करके क्या होता है? बीजीय गणित जीरो होता है, अलजेब्रिक सम जीरो होता है। मतलब कोई भी मान हर एक पॉइंट पे, किसी एक टाइम इंस्टेंट पे अगर जोड़ रहे हैं तो क्या होगा? जीरो होगा। तो ये किसके लिए होता है? बैलेंस लोड के लिए होता है, जिसमें कि तीनों करंट जो है इनका फेज चेंज नहीं हो रहा और उनका मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं रह रहा, लोड सेम नहीं है, तो न्यूट्रल करंट जीरो नहीं होगा, ठीक है, कुछ करंट न्यूट्रल से फ्लो होगा। तो इसलिए पहला देखते हैं, असंतुलित थ्री फेज प्रणाली में न्यूट्रल धारा शून्य होती है। नहीं, असंतुलित थ्री फेज प्रणाली में न्यूट्रल धारा शून्य नहीं होगी। अभी हमने डिस्कस किया कि संतुलित में होगी या असंतुलित में जीरो नहीं होगा। दूसरा है, लाइन धाराओं का योग आवश्यक रूप से शून्य नहीं होता है। यह सही है, आवश्यक रूप से जीरो नहीं होगा, ठीक है। तीसरा है, प्रत्येक फेज के फेज कोणों का योग सदैव 120 डिग्री होता है। क्या बोल रहा है? फेज कोणों का योग तो 120 होता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है फेज कोणों का योग क्या बोल रहा है, तो ये भी सही नहीं है। लाइन वोल्टेज सदैव बराबर होता है। तो लाइन जो जनरेशन है ना, आपका जनरेशन, यहाँ पे जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो तो सेम होगा। तीनों का जो जनरेटेड वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज हमेशा बराबर होता है, ठीक है। लेकिन ये भी सही बात है कि असंतुलित अगर लोड है तो इसमें जनरेटेड जो वोल्टेज है उसमें अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए ये भी सही है। तो इसमें दो आंसर सही हो गए। लाइन धाराओं का योग आवश्यक रूप से शून्य होता है, लाइन वोल्टेज सदैव बराबर होता है, दोनों सही है। तो 4 में से एक ऑप्शन चुनना है, 2 सही है, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? इसका मतलब आप डाउट में हो गए, तो आप इसके लिए ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि ये जो आंसर है 4 नंबर गलत नहीं है बोल सकते हैं, लेकिन ये 2 नंबर भी सही है, ठीक है। आंसर नंबर 2 जो है वो भी सही है, इसलिए इसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो आप अपना जो आपका रिस्पॉन्स शीट है
उसमें चेक कर लीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है तो इसका मतलब है कि आप इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसा कि मैंने बताया ये 4 और 2 दोनों सही है, दोनों आंसर सही है। तो चूंकि 4 तो दिया हुआ, रेलवे ने मार्क किया है नंबर 4, लेकिन 2 भी आपने मार्क किया तो गलत थोड़े ना, वो भी सही है, तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। ये कुछ बच्चों ने भेजा है कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। निम्नलिखित में से किस प्रकार का विद्युत अपघटनी इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र कैपेसिटर सामान्यतः अधिक स्थायी होता है। कि किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक की बात कर रहा है, विद्युत अपघटनी संधारित्र की बात कर रहा है, कैपेसिटर की बात कर रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं टेंटेलम और एल्युमिनियम, ये दो जो है कौन से हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं। और इसमें छोटे आकार का होता है, छोटा आकार और अस्थायी दोनों पूछ रहा है, अधिक अस्थायी दोनों पूछ रहा है। एल्युमिनियम कैपेसिटर जो है इसका जो आकार होता है टेंटेलम के अपेक्षा ये क्या होता है, बड़ा होता है। तो छोटा और ज्यादा जो अस्थायी होता है वो आंसर टेंटेलम होगा। लेकिन जो मार्क किया हुआ है रेलवे का वो इसने मार्क किया है, इसलिए आप जो है इसमें भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें का आंसर क्या होगा, टेंटेलम। आंसर करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर टेंटेलम कैपेसिटर। और रेलवे ने मार्क क्या किया, रेलवे ने मार्क किया है एल्युमिनियम। इसलिए आप जो है इसको ऑब्जेक्शन आपका अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। लाइन पर वोल्टेज ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर का कनेक्शन क्रमशः में होता है। ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो होता है ना, वोल्टेज ट्रांसफार्मर हमेशा क्या होता है कि पैरेलल में जोड़ते हैं। अगर ये लाइन है, ठीक है, तो यहां पे जब हम लोग ट्रांसफार्मर जोड़ेंगे ये पैरेलल में जोड़ा जाएगा। अगर वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, ये क्या है, पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, या फिर 1 मिनट। तो ये जो है ना पावर वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, तो इस तरह से जोड़ते हैं। जबकि करंट ट्रांसफार्मर अगर है तो करंट ट्रांसफार्मर जनरली किसमें रहता है, सीरीज में रहता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। और ये जो है ना, ये इससे जो है करंट ट्रांसफार्मर से ही फ्लक्स जो है ना, फ्लक्स को सेंस कर करके और मेजर किया जाता है कि कितना करंट का वैल्यू है। इसलिए जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है पीटी, उसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल का मतलब समानांतर में। और जो करंट ट्रांसफार्मर है सीटी जिसको बोलते हैं, करंट ट्रांसफार्मर उसको हम लोग कहां जोड़ते हैं, सीरीज में, मतलब कि श्रेणी क्रम में। हिंदी में क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम, क्योंकि पहले वोल्टेज ट्रांसफार्मर है फिर करंट ट्रांसफार्मर है। इसलिए रेलवे द्वारा ये जो मार्क क्वेश्चन सही नहीं है, ये तीनों गलत है, और समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम सही आंसर होगा। तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में काफी बच्चों ने सही किया है, लेकिन रेलवे ने गलत कर करके और इधर से नंबर काटा है, तो आप इसके लिए ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार रेलवे का आंसर 100% गलत है और सही आंसर है समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, ये है अर्थिंग का क्वेश्चन। पाइप भू संपर्कन है। क्या ये पाइप भू संपर्कन में भू संपर्कन चालक को पाइप से जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, ये पाइप अर्थिंग है। ये इस तरह से पाइप अर्थिंग करते हैं, बोर करने के बाद में एक गड्ढा करते हैं, गड्ढा कर करके एक परफोरेटेड पाइप होता है जीआई का, उसको हम लोग डाल देते हैं और उसके अंदर से तार निकालते हैं, अंदर से जो अर्थिंग वायर निकालते हैं। और इसमें जो है ना, हम लोग कैसे जोड़ते हैं, इसको नट बोल्ट से जोड़ते हैं। नट बोल्ट से क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि अगर हम लोग सोल्डरिंग करेंगे तो हो सकता है कि कुछ दिनों में सोल्डर जो है वो निकल सकता है, क्योंकि सोल्डर जो है अलग से ज्वाइंट हम लोग देते हैं, तो सोल्डरिंग ज्वाइंट जो होता है, वेल्डिंग ज्वाइंट होता है, वो छोड़ सकता है। लेकिन नट बोल्ट से अगर हम लोग डाल रहे हैं तो उस नट बोल्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें नट बोल्ट कसने के लिए
वो लूप बनाते हैं, लूप बना करके और फिर हम लोग इसमें कनेक्ट करते हैं, पाइप में कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए करेक्ट जो आंसर है जो मैं जानता हूं उसमें नट एंड बोल्ट होना चाहिए, ठीक है। हालांकि कुछ जगहों पर वेल्डिंग यूज करते हैं, वेल्डिंग यूज करते हैं, लेकिन जो दिया हुआ बुक्स में वो नट एंड बोल्ट है जो कि हम पढ़ते आए हैं। तो इसमें भी आप आराम से वेल्डिंग भी होता है, बोल्ट एवं नट भी होता है। तो अब डाउटफुल हो गया कि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा। तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा ये मैं और बेटर वे में बता सकते हैं, लेकिन हमें सबसे अगर पूछिएगा, अगर मैं भी रहता तो बोल्ट एवं नट ही डालता, वेल्डिंग नहीं डालता, ठीक है। तो इसलिए सही आंसर हमारे हिसाब से बोल्ट एवं नट है। तो आप देख लीजिए आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेज करना है नहीं करना है, ठीक है। वेल्डिंग करते हैं लोग, वेल्डिंग कर देते हैं, लेकिन सही जो ये है प्रोसेस है बोल्ट एवं नट है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। आप इसमें भी अगर चाहें तो आप ये ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज रेगुलेशन से। काफी मैंने बार बार जब भी मैंने क्लास लिया है ट्रांसफार्मर का मैं बोलता हूं, या फिर ट्रांसफार्मर का या जनरेटर का, दोनों में बोलता हूं, या अल्टरनेटर का, मैं बोलता हूं वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है ना पूछता है कहीं ना कहीं वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में काफी क्वेश्चंस आते हैं। इस क्वेश्चंस को आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तभी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है। वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग इसी तरह से जनरेटर का, अल्टरनेटर का भी वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग देखते हैं कि कितना होता है। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है जो टर्मिनल वोल्टेज है, जो जनरेटर वोल्टेज हमें देता है या ट्रांसफार्मर वोल्टेज देता है, वो नो लोड से फुल लोड में कितना डिफरेंस होता है। नो लोड से फुल लोड में कितना डिफरेंस, जैसे कि हमने कोई लोड नहीं दिया और सेकेंडरी पे ट्रांसफार्मर का हमने वोल्टेज मेजर किया, ठीक है। कोई हमने लोड नहीं दिया, सपोज करो यहां पे हमने, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, हमने कोई लोड नहीं दिया और हमने वोल्टेज, सॉरी, हमने क्या किया, वोल्टेज मेजर किया, कितना वोल्टेज आया। इसके बाद हमने क्या किया कि इसके बाद हमने क्या किया, एएसी है, हमने क्या किया ट्रांसफार्मर पे, हमने क्या किया कि हमने एक लोड कनेक्ट कर दिया, फुल लोड कनेक्ट कर दिया, फुल लोड, और फिर हमने वोल्टमीटर कनेक्ट करके फिर हम वोल्टेज मेजर करते हैं कि कितना वोल्टेज हुआ। तो ये जो वोल्टेज देगा वो भी एल लोड देगा, और ये वोल्टेज जो देगा भी नो लोड देगा, नो लोड भी, नो लोड भी लोड, क्योंकि लोड हम लोग फुल लोड कनेक्ट कर रहे हैं तो भी फुल लोड हो गया। तो इस तरह से रेगुलेशन जो है आप देख सकते हैं, दो रेगुलेशन होता है, डाउन रेगुलेशन होता है, अप रेगुलेशन होता है। तो अगर अप रेगुलेशन की बात नहीं कर रहा तो हम लोग क्या करते हैं, डाउन रेगुलेशन में परसेंटेज रेगुलेशन डाउन जो है उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वो होता है वी नो लोड माइनस फुल लोड। ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हुआ, वी लोड माइनस वी नो लोड माइनस वी लोड, ये वी लोड माइनस वी नो लोड माइनस वी लोड बाई वी लोड। अब देखिए वी नो लोड माइनस वी लोड बाई वी लोड, ये कौन सा हुआ, ये परसेंटेज रेगुलेशन हुआ। रेगुलेशन कौन सा, अप वाला, अप वाला, अप वाला हुआ कि हम लोग, इसका मतलब हम लोग पूरा लोड दिए हैं ट्रांसफार्मर पे, पूरा लोड दिए, इस तरह से दिए, और अचानक से हम लोड हटा ले रहे हैं तो हमारा वोल्टेज कितना दिखा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका अप रेगुलेशन। दूसरा हो गया डाउन रेगुलेशन में क्या होगा कि वी नो लोड माइनस वी लोड बाई वी नो लोड, ये कौन सा हो गया, ये हो गया डाउन रेगुलेशन, ठीक है। बाकी वी नो लोड माइनस वी लोड बाई वी लोड, ठीक है, और वी नो लोड माइनस वी नो लोड बाई वी लोड माइनस वी नो लोड बटा वी लोड। तो ये जो है ना सबसे जो सही होगा, इसमें कोई कंडीशंस नहीं दिया है। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा, वोल्टेज रेगुलेशन वो होगा वी लोड वी नो लोड, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा नो लोड, बिना लोड का वोल्टेज, माइनस वी फुल लोड, क्या हो गया, फुल लोड, फुल क्या हो गया, लोड,
डिवाइडेड बाय V नो लोड इंटू 100। दैट मीन्स ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका डाउन रेगुलेशन, डाउन रेगुलेशन परसेंटेज में इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और अप रेगुलेशन के लिए क्या होगा, तो ये इसमें से आपको चेक करना है कौन सा होगा। V, ये देखिए ये वाला नहीं है, V नो लोड माइनस V लोड बाई V लोड, V नो लोड माइनस V लोड बाई V नो लोड। तो ये जो होगा ना आंसर सेकंड सही होगा, जबकि आपका फर्स्ट जो है ना उसको इन्होंने मार्क किया है, तो अप रेगुलेशन को मार्क किया है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। अप रेगुलेशन भी सही है, डाउन रेगुलेशन भी सही है, क्योंकि इन्होंने कंडीशन दिया ही नहीं है। तो दो रेगुलेशन होता है, वोल्टेज रेगुलेशन होता है, एक अप होता है, एक डाउन होता है। डाउन में क्या होता है, नो लोड से फुल लोड, नो लोड माइनस फुल लोड, क्योंकि नो लोड पे ज्यादा वोल्टेज होगा, ध्यान रखिएगा, नो लोड पे वोल्टेज ज्यादा दिखाएगा। जैसे हम लोग पूरा लोड डाल दे रहे हैं वोल्टेज कम हो जाएगा। तो नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइडेड बाई नो लोड, क्योंकि नो लोड से फुल लोड जा रहा है। ये कौन सा होगा, ये डाउन रेगुलेशन होगा। जबकि हम लोग अप रेगुलेशन में क्या देखेंगे, वी लोड माइनस वी नो लोड, वी नो लोड माइनस वी लोड बाई वी लोड। तो ये हो गया आपका परसेंटेज अप वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसको समझ गए होंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी दिक्कत है, और आप जो है आराम से इसका भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ठीक है। खुश हो रहे हैं, काफी क्वेश्चंस मिल रहे हैं ऑब्जेक्शन वाले। अब देखिए इस क्वेश्चन के बारे में काफी लोग जो है बिना पढ़े इसको आराम से कर दिए हैं और बोल रहे हैं कि आंसर गलत है सर, कैसे होगा। P एक प्रत्यावर्ती रोटर पर ध्रुवों की संख्या है और N रोटर द्वारा प्रति सेकंड लगाए गए परिक्रमणों की संख्या है, आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को पता है F इक्वल टू 120 P बाई N, सॉरी ये है 120 F बाई P, N इक्वल टू होता है ना। तो अब जो है यहां पे आप देख सकते हैं F पूछ रहा है, F कितना होगा, F कितना होगा। तो F पूछ रहा है तो N P बाई 120, F P बाई N 120 हो गया। तो आप क्या किए हैं, इसको निकाल दिए, Pn बाई 120 आंसर लगा दिए, Pn बाई 120 आंसर लगा दिए। जबकि रेलवे द्वारा लगाया हुआ आंसर ये है, ये रेलवे ने लगा रखी है, रेलवे ने। तो यहां पे क्या है कि आप देखिएगा, तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, इसमें एन जो है ना किसमें है, आरपीएम में। और यहां पे किसमें बोल रहा है, रोटर का जो स्पीड है प्रति सेकंड लिखा हुआ है, प्रति सेकंड। तो मिनट को प्रति सेकंड में रोटेशन पर मिनट हो गया। आरपीएम का मतलब क्या हुआ, आरपीएम का मतलब क्या हुआ, रोटेशन पर सेकंड मिनट हो गया, रोटेशन पर मिनट हो गया। और इसको सेकंड्स पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, आरपीएम इंटू 60। इसलिए हम लोग को अगर 60 में करना है, इसको आरपीएम रोटेशन पर सेकंड करना है, तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60/2 इक्वल टू NP बाई 2, ठीक है। ये आंसर सही है। इसका मतलब रेलवे ने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, रेलवे ने जो आंसर दिया वो सही है, इसमें ऑब्जेक्शन रेज मत कीजिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सही है फॉर्मूला, F इक्वल टू PN बाई 120 आ रहा है, ये फॉर्मूला सही है। लेकिन या N क्या है, यहाँ पे N आरपीएम है, जबकि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्रति सेकंड्स, रोटर को दिखा रहा है सेकंड्स में दिखा रहा है, रोटेशन पर सेकंड्स। इसके लिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, तब जाकर के आंसर सही होगा। और ये जो आंसर है ना रेलवे जो लगाई है वो बिल्कुल आंसर सही है। इसलिए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन मत लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत बढ़िया है। एक 6 ध्रुव वाला प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर चल रहा है और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि N कितना हो जाएगा, जो सिंक्रोनस स्पीड होगा वो कितना होगा, 120 F बाई P। कितना हो गया, 120, 50 हर्ट्ज है और पोल्स कितने हैं, 60 है, या कितने, सॉरी 6 पोल है, पोल कितने हैं, 6 है, 60 नहीं 6, ठीक है। तो F कितना है, F है 50 हर्ट्ज है ना, 50 हर्ट्ज, और P कितना है 6, 50/6 कितना हो गया, 1000। ये क्या हो गया, आरपीएम। ध्यान रखिएगा, रोटेशन पर मिनट। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें सेकंड्स में दिया था, इसलिए हम लोगों को 60 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है कि यदि आवृत्ति को घटाकर 20 हर्ट्ज कर दिया, अगर f इक्वल टू 20 हो गया, पहले 50 था, f कितना था 50 हर्ट्ज था, अब f इक्वल 20 हो गया और n सेम रहेगा, n कितना रहेगा 1000 आरपीएम रहेगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, ध्रुवों की संख्या p कितना होगा, p कितना होगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम लोग p निकाल सकते हैं। p इक्वल टू क्या होगा, p इक्वल टू 120 f बाई n कितना होगा 120 इंटू f कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना अभी आ गया है 20 हर्ट्ज हो गया, और n कितना है आरपीएम 1000 आरपीएम था, जीरो से जीरो कट गया, 24/10 इक्वल टू 2.4, पोल्स की संख्या 2.4 हो गया। 2.4 मतलब कि 3 पोल नहीं होता, पोल्स हमेशा पेयर में होता है, इसलिए पोल्स की संख्या क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा 2 पोल्स आंसर। तो इसमें भी जो आंसर लगाया हुआ है रेलवे ने वो सही लगाया हुआ है, इसलिए इस पार्टिकुलर क्वेश्चंस को आप ऑब्जेक्शन नहीं रेज करेंगे, नो ऑब्जेक्शन, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आप ही लोगों से प्राप्त हुआ है, आप लोगों को डाउट हो रहा है। अब यह है कि स्टार संशोधित लोड में, स्टार में कनेक्टेड है, स्टार कनेक्टेड लोड में लाइन एवं फेज वोल्टेज के बीच कितना अंतर होता है। तो इसको दिखाने के लिए हमें अलग से क्लास है, आप लोग वीडियो जाकर के अम्बे ग्लोबल एकेडमी पे देखिएगा, वह उसमें ये पर्टिकुलर टॉपिक दिया हुआ है। उसमें क्या होता है कि हम लोग लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज को क्या करते हैं, फेजर डायग्राम के थ्रू जोड़ते हैं और कुछ कैलकुलेशंस है, और इन कैलकुलेशंस के बाद जो रिजल्ट आता है वो आता है 30 डिग्री। इसलिए ऑब्जेक्शन आप रेज कर दीजिए, इसमें ऑब्जेक्शन जो है ना रेज कर दीजिए, क्योंकि करेक्ट आंसर कितना है, करेक्ट आंसर है 30 डिग्री, और रेलवे ने मार्क किया है, रेलवे ने कितना मार्क किया है 0 डिग्री। इसलिए इसमें आप ऑब्जेक्शन आराम से रेज कर सकते हैं और आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एमसीबी में कौन सा घटक लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट का पता लगाने के लिए उत्तरदायी होता है। शॉर्ट सर्किट में कौन सा पथ होता है, कौन सा इसमें चीज होता है एमसीबी में, कौन से में एमसीबी में जो कि शॉर्ट सर्किट में ये काम करता है। तो एमसीबी में क्या होता है ना कि दो चीजें होती है, एक तो ये इस तरह से एक जो होता है ना बाई मेटालिक स्ट्रिप होता है, बाई मेटालिक स्ट्रिप होता है, द्विधातिका पट्टी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं द्विधातिका पट्टी, बाई मेटालिक स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है कि इसमें से जब करंट फ्लो होता है, इसमें से जब करंट फ्लो होता है तो ये टेढ़ा हो जाता है। जब करंट फ्लो होगा तो ये इस तरह से टेढ़ा होगा, जब टेढ़ा होगा तो ये क्या करता है कि जो प्लंजर है उसको पुश करता है और एमसीबी डाउन हो जाता है, स्प्रिंग एक्शन से डाउन हो जाता है। तो ये कैसे होता है, जब ये हीटिंग इफेक्ट से होता है, हीटिंग होता है, इसमें हीटिंग होता है, और ये मेनली ये ओवरलोड के चलते होता है। किसके चलते होता है, ओवरलोड के चलते होता है। जब ओवरलोड होगा, ओवरलोड का मतलब ये हो गया कि आप सर्किट में, आपकी सर्किट जो है आपने फ्यूज लगा एमसीबी लगा रखी है 6 एम्पियर की, और उसको लोड जो है देते जा रहे हैं, उसमें मिक्सी भी कनेक्ट करते रहो और फ्रिज भी कनेक्ट कर रहे हो, लास्ट में एसी भी उसी में कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो क्या होगा ओवरलोड हो जाएगा, ज्यादा करंट उससे फ्लो होगा। तो 6 एम्पियर से ज्यादा करंट अगर फ्लो हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है, वहां पे ये बाईमेटालिक जो स्ट्रिप है वो गर्म होता है, गर्म होकर टेढ़ा होता है और एमसीबी को गिरा देता है। लेकिन शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है ना कि ये लाइन और ये न्यूट्रल बिकॉज ऑफ एनी रीजन ये टच करता है, टच करेगा तो हेवी करंट फ्लो होगा, क्योंकि आप जानते हैं आई इक्वल टू वी बाई आर, और यहाँ पे v बाई 0 हो जाएगा, आर जो शॉर्ट हो गया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट करंट फ्लो होगा, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो वैसे कंडीशन में हम अगर तुरंत एमसीबी नहीं गिरा तो पूरे वायरिंग को जला देगा। इसलिए उसमें एमसीबी में एक और सिस्टम होता है, वो सिस्टम होता है सेलेनॉइड का, इसको सेलेनॉइड या कुंडली बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं, और इसी को हिंदी में क्या बोला है परिनालिका, सेलेनॉइड जो होता है ना उसको बोलते हैं। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है, इस तरह से शॉर्ट सर्किट कहीं हुआ लाइन और न्यूट्रल में, तो इसमें इतना मैग्नेट बनता है, ये जो प्लंजर को ये पुश कर रहा था यही खींच देता है, ये जो है ना इसको खींच देगा, ठीक है, और ये खींच देगा, पुश खींचेगा और इमीडिएटली क्या हो जाएगा जल जाएगा, सॉरी जो एमसीबी है वो गिर जाएगा।
एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में सही आंसर क्या है? परिनालिका। ये हिंदी में सोलेनॉइड को परिनालिका बोलते हैं, तो ये आंसर सही है। लेकिन ओवरलोड यहां पे रहता तब आपका द्विधात्विक पट्टी होता है, द्विधात्विक पट्टी होता है। इसलिए आप लोग इसमें डाउट में बताइए, और इसमें जो रेलवे ने आंसर मार्क किया वो बिल्कुल सही है, इसलिए नो ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है। ओके, नेक्स्ट है, अब देखिए इस क्वेश्चन में, जब किसी फ्यूज अवयव में उसकी निर्धारित धारा से दुगनी धारा प्रवाहित होती है तो उसे पिघलने में कितना समय लगता है? क्या कर रहा है कि अगर कोई फ्यूज है, उसमें जितना धारा रेटेड करंट है, जितना धारा बहना चाहिए उसे दुगना धारा बहने लगा, तो फ्यूज जलेगा। फ्यूज का ही काम ही है, जल करके सर्किट को बचाएगा, आगे करंट फ्लो नहीं होने देगा। तो ऐसे कंडीशन में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। 5 मिनट में तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। 30 सेकेंड्स में तो सोच सकते हैं, 2 मिनट भी बहुत ज्यादा टाइम होता है, 1 मिनट भी बहुत ज्यादा टाइम होता है। ठीक है, तो ये जो है ना 2 मिनट रेलवे ने मार्क किया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सही आंसर इसमें, अगर सही आंसर यूजुअली ये जो क्वेश्चन होता है वो उसका आंसर होता है लेस देन 1 सेकेंड के लगभग में आता है, 1 सेकेंड आता है। 1 सेकेंड से भी कम टाइम में अगर डबल करंट हुआ तो फ्यूज जो है ब्लो हो जाता है। लेकिन चूंकि इसमें वो 1 सेकेंड का आंसर नहीं दिया है, तो सेकेंड्स में जो दिया हुआ है उसी को मार्क करेंगे। तो इसमें जो सबसे सुटेबल आंसर है 30 सेकेंड से। तो इसके लिए भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। आपको नंबर मिलेंगे, 100% नंबर मिलेंगे। खुशी हो रही है ना? जिनका 1 या 2 नंबर से रह गया है उनको खुशी हो रही होगी, क्योंकि 3-4 क्वेश्चंस मिल गए जिसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये भी एक क्वेश्चन है कि P एक प्रत्यावर्तित के रोटर पर ध्रुवों की संख्या है, तो एक परिक्रमण में ईएमएफ के कितने चक्र पूरे होते हैं? तो आप हम लोगों को पता है कि N और S ये मैग्नेट है। ठीक है, और ये जो कंडक्टर है एक चक्कर लगाता है, तो यहां पे जो पॉजिटिव साइड में जाएगा, तो इस तरह से जब ये पॉजिटिव साइड में जाएगा तो पॉजिटिव साइड में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उसी में जब इस साइड में एस ध्रुव की तरफ आएगा तो निगेटिव जो पीक है एसी का, निगेटिव साइड जो है, ठीक है, वो प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब अगर 2 मैग्नेट है, 2 पी ध्रुव है, तो उसमें कितना हम लोगों को मिल रहा है, कितना चक्र पूरा हो रहा है, कितना साइकिल पूरा हो रहा है। चक्र का मतलब साइकिल, चक्र का मतलब साइकिल 1 हो रहा है। कितना साइकिल पूरा हो रहा है? 1। 2 डिवाइडेड बाई 2। अगर यहीं पे 4 रहता, अगर यहाँ पे और एनएस अगर इस तरह से रहता, अगर 4 रहता, ठीक है, एनएस अगर हम लोग इस तरह से ड्रा कर ले, एन एस एन एस, और यहां पे कुछ इस तरह से हमारा घूम रहा है, रोटर घूम रहा है या रोटर है। ठीक है, तो ये जो है एक चक्कर जो लगाएगा उसमें 2 बार, एक बार एन के पास, एन के अंदर, फिर एस के अंदर, फिर एन के अंदर, फिर एस के अंदर। इसका मतलब 2 साइकिल मिलता है। कितना साइकिल मिलता है? 2 साइकिल मिलता है, 2 चक्र मिलता है। इसलिए अगर P जो है एक ध्रुवों की संख्या है तो P/2 जो है वो सही आंसर है। इतना जो है ना साइकिल हम लोगों को मिलेगा। तो जितना मैग्नेट हो, जितना भी पोल्स होगा, सिंगल पोल तो होगा नहीं, क्योंकि नॉर्थ और साउथ को दोनों पोल होगा तभी हमें जनरेट होगा। ठीक है, तो इसलिए P/2 आंसर जो रेलवे ने मार्क किया वो सही है। इसलिए नो ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है, क्योंकि रेलवे का आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी परिपथ में फ्यूज की उपयुक्त धारा रेटिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? फ्यूज की उपयुक्त धारा रेटिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? आप लोगों को इसमें भी डाउट है, और कुछ लोगों ने बोला है कि सर ये कनेक्ट किए गए विद्युत उपकरणों की संख्या से तो हम लोग ये करेंगे। अरे भाई, संख्या में तो संख्या थोड़ी ना काउंट करना है, ये देखना है को कितना करंट ले रहा है। एक ही एसी पता नहीं कितने इक्विपमेंट्स के बराबर करंट ले लेगा। इसलिए यहां पे कनेक्ट किए गए विद्युत उपकरणों की संख्या से नहीं होगा। परिपथ में सबसे छोटी केबल रेटिंग, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, परिपथ में तारों की लंबाई से कोई मतलब नहीं है फ्यूज का। परिपथ में दी जाने वाली वोल्टेज से भी मतलब नहीं है। वोल्टेज कितना भी दे दो, जो हम लोग यूज करेंगे उससे मतलब है ना। फ्यूज क्या करता है?
फ्यूज हमें हमारे सर्किट को बदलता है किससे? ओवरलोड से, शॉर्ट सर्किट से। जब ओवरलोड होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, फ्यूज क्या हो जाएगा? जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। और मेल्ट होने के बाद में वो क्या होगा? वो सर्किट को ब्रेक कर देगा। ये फ्यूज का काम है। तो इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ पे हमने फ्यूज लगा दिया, ये तार है, ये आपका लाइन आ रहा है, यहां से हमने लाइन ले लिया, ठीक है। अब यहां से बहुत सारा तार गया, ठीक है। ये मान लीजिए 5 एम्पियर की है, ये 10 एम्पियर की है, ये 15 एम्पियर की है, ठीक है। 5, 10, 15 एम्पियर की इस तरह से है। तो अब यहां पे जो हम लोग ये करेंगे, यहाँ पे फ्यूज लगाएंगे, सारे तारों को बचाने के लिए लगाएंगे। सारे तारों में सबसे छोटा कौन है? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर, अगर हम लोग 10 एम्पियर का फ्यूज लगा देंगे, 5 एम्पियर का जो इक्विपमेंट है तो जल जाएगा। इसलिए जल जाएगा कि ये तो 5 एम्पियर ज्यादा करंट को अलाउ कर देगा कि ठीक है जाओ। इसलिए सबसे जो छोटा तार है, छोटा केबल रेटिंग है, ये जो केबल रेटिंग है सबसे छोटा, उसके लिए उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? फ्यूज के धारा जो रेटिंग है, करंट रेटिंग है, उसका निर्धारण करते हैं। फ्यूज की धारा का रेटिंग का निर्धारण करते हैं। समझ में आ गया? इसलिए नो ऑब्जेक्शन, इसमें नो ऑब्जेक्शन, सही है। रेलवे ने जो आंसर दिया है वो क्या है? सही है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? प्रतिरोधकता। तो बच्चों ने, आप लोगों ने बोल रहे हैं सर आपने तो बताया था कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। जी मैंने बताया था कि प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधकता नहीं। प्रतिरोध निर्भर करता है, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती, ये मैंने बताया था, ठीक है। और जब हम लोग इसको R इक्वल टू करते हैं तो एक सिग्मा का साइन आता है, ठीक है, इस तरह से आता है। और ये जो होता है ना, यही क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट है। और ये किस पर डिपेंड करता है? ये पूछ रहा है। तो ये किस पदार्थ का बना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होगा। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो बोलते हैं वो किस पर डिपेंड करती है? उस पदार्थ, किस पदार्थ से बना हुआ है, उसकी पदार्थ क्या है, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया रहता है, चालक का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध दिया रहता है, प्रतिरोध दिया रहता है, तब ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और चालक की लंबाई सही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ? प्रतिरोधकता, इसलिए आंसर सही है। आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है, नो ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन रेज मत कीजिएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब खत्म ही है। लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान बैटरी में होने वाला रासायनिक प्रभाव क्या होता है? इसमें भी कुछ लोगों को डाउट्स था, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है कि जब डिस्चार्ज होता है, बैटरी डिस्चार्ज होता है, लेड एसिड बैटरी, इसमें कि H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड भरा रहता है, लेड जो होता है दोनों साइड में लेड होता है। तो लेड के जो प्लेट्स हैं उस पर क्या होता है कि दोनों पे लेड सल्फेट जम जाता है। डिस्चार्ज के दौरान क्या जम जाता है? लेड सल्फेट। लेड सल्फेट कब बनता है? डिस्चार्ज के दौरान। डिस्चार्ज जब होता है बैटरी, उस समय क्या जमता है? दोनों प्लेटों, दोनों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्लेट्स पे लेड सल्फेट, ठीक है। और लेड सल्फेट जो चार्जिंग के दौरान क्या होता है कि अगर हम लोग इसमें पानी के साथ मिल करके, H2O के साथ मिल करके, और ये क्या बनाता है? लेड, और फिर से सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड में फिर से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर जो है एक सही है, बिल्कुल सही है, इसलिए नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन मत रेज कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस का रेलवे इतना बेवकूफ थोड़े ना है, अरे भाई उसके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने क्वेश्चंस बनाए हैं, हो सकता है 1-2-3 गलत हो गया है, मान गया, लेकिन मैक्सिमम जो आंसर है सही है। तो इतने क्वेश्चंस से अराउंड 19 क्वेश्चंस आपके द्वारा में प्राप्त हुए थे, उसमें मैंने बता दिया कि किसका ऑब्जेक्शन आपको रेज करना है, किसका ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। एक जो क्वेश्चन था उसमें आप हमें डिसाइड करना है, अगर मैं रहता, अगर मैं क्लियर नहीं कर पाया हूं तो मैं जरूर इसमें रेज करता। तो इसमें इस क्वेश्चन में बोल्ट एवं नट जो है हमारे हिसाब से सही है, वेल्डिंग दिया और गर्म है। अगर मैं रहता, मैं अगर मेरे मार्क्स कम है
तो मैं इसमें जरूर रेज करता। तो अभी जो आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे बहुत ही चालाकी से रेज कीजिएगा। आप 100% जो श्योर है कि ये क्वेश्चन हमें करना है, उन क्वेश्चंस को आप 100% कीजिए। 100% आप ऑब्जेक्शन रेज कीजिए कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो जो आप 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से रह गए हैं, वो अगर आपके सेट में ये सब क्वेश्चंस हैं, आपका जो रिस्पॉन्स शीट है उसे मिला लीजिए और ये सब क्वेश्चंस है, तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अब मैंने बता दिया किसमें करना है ऑब्जेक्शन रेज, किसमें नहीं करना है। जिसमें नहीं करना है उसमें ऑब्जेक्शन रेज मत कीजिए, नहीं करना है, ऑब्जेक्शन नहीं डालना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं कल कंप्लीट क्वेश्चंस के साथ में। कंप्लीट जो सेट है उसको हम लोग धीरे धीरे करके करेंगे। पीपीटी तैयार है, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और हो सकता है मैं यूट्यूब पे लाइव आऊंगा, तो आप यूट्यूब पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।